ये सबसे पहला यूनिट है। ठीक है, टैक्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो यूनिट 3 है। ऐसे जीएसटी का ही पहला यूनिट है। कितना मार्क्स का ये चैप्टर है? 5 मार्क्स का, वो भी ऑप्शन के संग आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में तुम लोग का दो पार्ट है। एक पार्ट है तुम लोग का जीएसटी, और एक पार्ट क्या है? कस्टम। आज हम लोग केवल किस पे बात करेंगे? जीएसटी के बारे में। सबसे पहले जीएसटी का सेक्शन 1 भी इसको बोल सकते हो। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। एक्सटेंड टू होल इंडिया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना, बट एग्जाम के लिए कंफ्यूजिंग कर सकता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है, कि परचेज और सेल हो रहा है जम्मू और कश्मीर से। बहुत सारा बच्चा लोग को ये पता है कि बहुत सारा एक्ट जम्मू और कश्मीर पे लागू नहीं होता, तो लोग का दिमाग वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा। कोई भी स्टेट बोले, कहीं का भी जगह बोले, इंडिया का अगर वो जगह है तो वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है। ठीक है। और आया कब है? 2017 में पूरा एक्ट जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। ऐसे जीएसटी में बहुत सारा एक्ट है, टोटल 35 या 37 एक्ट है। हम लोग को केवल जिस पे ध्यान देना वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस और इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। मतलब क्या है? समझाते हैं। ये सेलर है, ये बायर है, दोनों अलग अलग पर्सन हुआ, सेलर और बायर। जब सेलर कोई भी सामान बायर को बेचेगा, बायर उसको जो पेमेंट करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी करेगा। मान लो कि अगर 100 रुपए का सामान है और उसमें 10 रुपए क्या है? हम लोग का जीएसटी। पे कौन कर रहा है जीएसटी का? लाइबिलिटी किसके ऊपर आ रहा है? बायर, बायर के ऊपर। अब ये गवर्नमेंट के पास सबमिट करेगा सेलर। जीएसटी जमा कौन करेगा? सेलर। तो वही बोल रहा है कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों अलग अलग चीज है। इंसिडेंस यानी कि सेलर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट असर किस पे पड़ रहा है? बायर पे, क्योंकि बायर की जेब से जा रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जीएसटी का, रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब क्या है? कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो। अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो और दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंडिया में आके अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, सबके लिए सेम रेट ऑफ जीएसटी लगेगा। जैसे कि इनकम टैक्स में क्या होता है कि जो जितना अमीर रहता है उतना ज्यादा इनकम टैक्स, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव नेचर का, ये रिग्रेसिव नेचर का है। बात समझे? तो रिग्रेसिव नेचर का मतलब ये नहीं होता है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा उतना कम टैक्स भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टैक्स रेट फिक्स्ड है। आप अमीर हो या गरीब हो, आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, अगर उसका टैक्स का रेट मान लो 18% है, सबके लिए 18% रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रिग्रेसिव पढ़ चुके हैं। दूसरा, टैक्स का मतलब होता क्या है? टैक्स आया है टैक्सो, एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट। क्या होता है? कंपलसरी पेमेंट। किसको किया जाता है कंपलसरी पेमेंट? ठीक है, राजा को। अब हम लोग का देश तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, तो राजा बोल के तो कोई है नहीं। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो हम ही लोग के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, हम लोग को उसको टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स पे करने के लिए अलग अलग रीजन होता है। या तो आप इनकम पे टैक्स पे करते हो, या तो आप सामान पे टैक्स पे करते हो। तो जो जीएसटी है वो किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या? इकोनॉमिक्स और जीएसटी के अकॉर्डिंग ध्यान से समझना, सर्विस जैसा कोई चीज है ही नहीं। सर्विस हम लोग नाम देते हैं और सर्विस नाम पड़ा है। गुड्स दो तरह का होता है, एक होता है मटेरियल, एक होता है इमटेरियल। क्या होता है? दो तरह का, मटेरियल और इमटेरियल। अगर कोई सामान हम लोग खरीद रहे हैं जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं,
तब वो हम लोग के लिए हो गया क्या, मटेरियल गुड्स। और जिसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, बाल कटवा के आए कैसे पता चलेगा, और उसको टच थोड़ी करके बता सकते हैं, ठीक है। ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ट्यूशन कैसा पढ़ रहे दिखता थोड़ी है, उसको फील कर सकते हैं। तो ये सब जो है इमटेरियल गुड्स है, जिसको हम लोग सर्विस के कैटेगरीज में लेके आते हैं। तो एग्जाम में अगर गलती से इमटेरियल गुड्स दे दे तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब सर्विस ही है। यहाँ पे क्या होता है, शिफ्टिंग द बर्डन। सपोज करो ए मैन्युफैक्चरर है, सामान बना के किसको दिया, बी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर दिया होलसेलर को, सी दिया रिटेलर को, डी, और डी दिया लास्ट में ई जो कि फाइनल कंज्यूमर हम लोग का। तो पूरा टैक्स बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, ई के ऊपर। तो टैक्स बर्डन ने तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसका नेचर। अच्छा, जीएसटी या फिर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स है, सामान का दाम घटेगा या बढ़ेगा। अगर 100 रुपए का सामान है उस पर 10% जीएसटी लग रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कितना का हो गया, 100। तो यानी कि उसके चलते इन्फ्लेशन आता है, यानी कि महंगाई बढ़ता है, और कोई दिक्कत। ये वाइडर टैक्स बेस है। यहाँ तक कि जब जीएसटी आया था तब फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, अरुण जेटली और मोदी जी दोनों का ही क्या नाम था कि अगर इससे कलेक्शन बेटर होते चला गया तो आने वाले टाइम में हम लोग इनकम टैक्स को शट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। क्या रीजन है, हम लोग के देश में इनकम टैक्स में नियम है कि 2.5 लाख तक किसी को टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। अब तो 5 लाख हो गया है, और इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन 5 लाख रुपए ही के अप्रोक्स कमाता है, तो वो लोग इनकम टैक्स से तो बच जाता है। बट आप कुछ भी खरीदो, ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदो तो उसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ा है, क्योंकि रिग्रेसिव नेचर का है। तो यहाँ पे टैक्स का कलेक्शन ज्यादा हो पाता है, रेवेन्यू ज्यादा आता है गवर्नमेंट के पास कंपैरिजन टू इनकम टैक्स, इस वजह से उसको वाइडर कंसेप्ट बोला गया, ठीक है। देखो, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या, आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे इंसिडेंस इम्पैक्ट सेम पर्सन के ऊपर पड़ता है डायरेक्ट टैक्स में, यानी कि इनकम टैक्स में हम 5 लाख अगर कमा रहे तो हम ही को टैक्स देना है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या, हम सामान खरीदे तो टैक्स भले हमको पे करना है, बट मेरे भी यहाँ पे गवर्नमेंट को सबमिट कोई और करेगा। क्लियर है, यहाँ पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग पर्सन। ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ये रिग्रेसिव। ये किस चीज के ऊपर इम्पोज होता है, इनकम ऑफ ए पर्सन। ये किसके ऊपर होता है, गुड्स और सर्विस। इनकम टैक्स के कारण इन्फ्लेशन कभी नहीं बढ़ता है, ठीक है, लेकिन जीएसटी के कारण इन्फ्लेशन। यहाँ पे इनकम टैक्स इतना पुराना एक्ट हो चुका है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी कम होने के कारण टैक्स एविएशन यानी कि टैक्स का चोरी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब बहुत सारा 80C से 80U तक बहुत सारे एग्जाम्पशन है, तो लोग उसका फायदा भी उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इट कंपेरेटिवली लेस, यहाँ पे कम चांसेस है टैक्स एविएशन होने का, क्योंकि पूरा का पूरा ऑनलाइन बेस्ड है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इट कॉज हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। साल भर में एक बार इनकम टैक्स देना है, उसके लिए वेबसाइट को साल भर मेंटेन करो, डिपार्टमेंट को साल भर पैसा दो, सब कुछ करो। जीएसटी में हर मंथ कलेक्शन हो रहा है, तो इजी पड़ता है, बस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, जीएसटी, कस्टम, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट खाली पता होना चाहिए। जीएसटी लाने का पर्पस क्या था, हम लोग यहाँ पे पहले 28 स्टेट, ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग टैक्स का सिस्टम था, जिसके कारण हम लोग का मार्केट जो था, नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट नहीं बन पा रहा था, क्योंकि जो सामान बंगाल में 1 रुपए में मिलता था, वही सामान हो सकता मुंबई में 2 रुपए का मिल रहा हो, वो पानी का बॉटल हो या बिस्किट हो या दूध का पैकेट हो, फर्क पड़ता था। जब से जीएसटी आया है उससे क्या हुआ, एक सिंगल यूनिफॉर्म रेट, टैक्स रेट सारे गुड्स पे पूरे एरिया के लिए सेम लगता है, सबसे बड़ा बेनिफिट। इसको लाने का रीजन क्या था, वैट, सीएसटी और अदर, पहले जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था सबको सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि सबको खत्म करके एक टैक्स लेकर के आना। आज के डेट में जीएसटी हर चीज के ऊपर लगता है,
केवल याद रखना दो चीज छोड़ के खास करके, ठीक है, एक है अल्कोहल और दूसरा, और भी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। जीएसटी में कितना रेट चल रहा है फिलहाल? 5%, 12%, 18%, 28%। कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लग्जरी प्रोडक्ट के ऊपर खास करके 28% लगता है। एक है 0%, कुछ ऐसा जिसके बिना हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, एसेंशियल गुड्स पे, ठीक है, 0% भी टैक्स रेट है। जितना चीज हम लोग ऊपर पढ़े हैं यहाँ पे उसी को रिकैप किया है, ठीक है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, वो था ना, जीएसटी के लिए गुड्स और सर्विस एक ही चीज है, गुड्स मटेरियल और इमटेरियल का फर्क है। नेक्स्ट, फॉर द वर्ड, आप मैन्युफैक्चरिंग करो, सेल करो, सर्विस दो, इटीसी, वहां पे एक वर्ड सबको लोग मानता है जिसको कहता है सप्लाई। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी सामान तो किसी को भेजोगे ना, सेल करोगे, ठीक है, या सामान किसी को दोगे। अल्टीमेटली आपके पास से गुड्स का मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब सप्लाई होना चाहिए। आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो या किसी को एज इट इज दे रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां पे सप्लाई इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, वहां पे जीएसटी इम्पोज। सेल हो, बाटर हो, रेंटर हो, लीज हो, एक्सचेंज हो या डिस्पोजल, कोई भी केस हो, करेक्ट। क्या ऑब्जेक्टिव था जीएसटी लाने का? इतना सारा ऑब्जेक्टिव है, हम लोग को ज्यादा नहीं, कम से कम 5 याद होना चाहिए। पहला क्या है? टू डेवलप द नेशनल मार्केट, वन नेशन वन टैक्सेशन, पूरे यहाँ पे एक टैक्सेशन होना चाहिए इस वजह से। दूसरा, टू रिमूव कास्काडिंग इफेक्ट। क्या रिमूव करना है? कास्काडिंग इफेक्ट। भैया कास्काडिंग इफेक्ट क्या होता है? पहले क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। एग्जाम्पल क्या है, पहले अगर कोई इंसान 100 रुपए का सामान किसी को बेचा है 10 रुपए टैक्स के साथ, तो अब सामने वाला इंसान अगर उसको 150 रुपए में बेचेगा ना, तो 10 रुपए ऑलरेडी टैक्स पे किया, उससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, तुम 150 रुपए पे टैक्स दो। बट अब क्या हो गया है कि अगर आप 100 का सामान किसी को बेचे 110 में, 10 रुपए आप क्या लिए हो, टैक्स। अगर वो किसी को बेच रहा है 150 में, कितना बेच रहा है, तो उसमें से पहले 10 रुपीज डिडक्ट होगा और 140 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा। क्लियर है बात? इसको कहते हैं कैस्केडिंग, ठीक है। अच्छा, ये रिपीट पॉइंट है मल्टीप्लाई ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। टू अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ द स्टेट और सेंट्रल टैक्स। क्या होता था, स्टेट कुछ और कहता था और सेंट्रल कुछ और कहता था, इसके चक्कर में बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता था और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को भी, ठीक है। और सामान का दाम अनएक्सेसिबल, बिना बात का महंगा है। जैसे कि आज के डेट में पेट्रोल को ही देख लो, जीएसटी नहीं लगता है। जो पेट्रोल 26 रुपए में खरीदा जाता है पर लीटर, वो पेट्रोल हम लोग तक 110, 15, 20, 17 तक। रीजन क्या है? हेवी टैक्सेशन। स्टेट अलग टैक्स लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगा रहा है, लोकल अथॉरिटी अलग टैक्स लगा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अलग जुड़ा हुआ है, इस वजह से। बैरियर रिमूव करना था, किस चीज का? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब सिंपल सा क्या बोला जाए कि स्टेट वन से स्टेट टू में पहले सामान सप्लाई होने में दिक्कत होता था, क्योंकि स्टेट वन में टैक्स अलग चल रहा है, स्टेट टू में टैक्स। अब एक टैक्स होने का कारण इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन बढ़ गया है। और जब भी आपका दो तरह का इकोनॉमी होता है, एक ओपन इकोनॉमिक, एक क्लोज इकोनॉमिक। पहले हर स्टेट क्या था, क्लोज, मतलब हर स्टेट अपने स्टेट में सामान बनाता था, अपने स्टेट में बेचता था। इसमें क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है, इसको कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। और जब ओपन इकोनॉमी होता है, यानी कि आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सामान परचेज और सेल कर सकते हैं, तो जाहिर से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। चाइना को देख लो, किसी दूसरे कंट्री से अपने पास सामान नहीं खरीदेगा, बट अपना सामान हर दूसरे कंट्री को बेचता है। इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग होते जा रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इजी करने के लिए, कंप्लायंस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, आज के डेट में अगर ढंग से देखा जाए तो जीएसटी इतना इजी है कि कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाए तो खुद से सेल्फ जीएसटी रिटर्न जमा कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आपका सेल नहीं हो रहा है
तो आप मोबाइल से बस एक टेक्स्ट मैसेज भेज करके, एक नंबर है तो उस नंबर उस पर मैसेज भेज के आप अपना रिटर्न मैसेज के थ्रू जमा कर सकते हो। ठीक है, तो कंप्लायंस कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो गया है, पूरा यूनिफॉर्म हो गया है, एक टैक्स रेट हो चुका है और ऑटोमेटेड कंप्लायंस हो चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5-7 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी पढ़े वही तो हमारा एडवांटेज ऑफ भी हो सकता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी क्या क्या है? 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। कोई दिक्कत? एक चीज याद रख, स्टेट 1 से स्टेट 1 के बीच में ही अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा, क्या कहते हैं? और वहां पे हम लोग का लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। कोई दिक्कत? अगर हम लोग स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में ट्रांजेक्शन गए इसको कहते हैं इंटर, क्या कहते हैं? इंटर। यहाँ पे लगता है आईजीएसटी, क्या लगता है? आईजीएसटी। कोई दिक्कत? अगर मान लो आईजीएसटी 18% है तब सीजीएसटी एलजीएसटी कितना हुआ समान पे? 9%। कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब अलग अलग। ठीक है। अच्छा, ये डुअल मॉडल का मतलब क्या? व्हाट इज डुअल मॉडल बताते हैं। जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स हम लोग जो भी पे करते हैं वो सीधा केवल एक इंसान को बेनिफिट होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाता है पूरा पैसा। लेकिन जीएसटी एक मात्र ऐसा है जो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों को कमाई होता है, इसे उसको डुअल मॉडल कहते हैं। ठीक है। कितना तरह का जीएसटी है? अगर लोकेशन के बेस पे देखा जाए, ठीक है, तो 4 तरह का जीएसटी है। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, एक जो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, ठीक है, एक है तुम्हारा इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, ठीक है, एक है यूटीजीएसटी। बात समझे? तो अभी रिसेंटली मोदी जी इतना लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं ना, वहां पे जब हम लोग सब कोई घूमने जाएंगे तो वहां पे कौन सा जीएसटी पे करेंगे? यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। बस में है तो अगर वहां पे जाके हम लोग ट्रैवल, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा। खाली इतना देखना, याद रखना, सीजीएसटी किसके पास जाता है? सेंट्रल के पास। एलजीएसटी किसके पास जाता है? स्टेट के पास। आईजीएसटी किसके पास जाता है? आईजीएसटी जाता तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको किसको देना है किसको नहीं देना है। कोई दिक्कत नहीं है। यूटीजीएसटी जितना भी इंडिया में यूनियन टेरिटरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सारा दमन दीव चंडीगढ़, ठीक है, लक्षद्वीप, ये सारा। कोई दिक्कत? जैसा हम बोल रहे थे कि जीएसटी आने के बाद बहुत सारा टैक्स क्या हो गया है? हट चुका है, मतलब उसको जीएसटी अपने अंदर कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गया। ऐसा कौन कौन सा है जो जीएसटी आने के बाद रिमूव हो गया है लाइन से? सेंट्रल एक्साइज टैक्स। ये सेंट्रल एक्साइज टैक्स होता क्या था? अगर भारत के मिट्टी पे कोई भी एक चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है तो पहले एक्साइज टैक्स लगता था, यानी 5% आपको देना पड़ता था। कुछ भी बन रहा है, वही 50 पैसा का चॉकलेट क्यों ना बने, पहले ऐसा था। ठीक है। दूसरा, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तीसरा, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जिसको काउंटर वैल्यूइंग टैक्स भी बोलते हैं। स्पेशल एडिशनल टैक्स ऑफ कस्टम, सरचार्ज, सेस, ये सारा क्या हो चुका है जीएसटी आने के बाद? हट चुका है। कोई दिक्कत? स्टेट टैक्स, वैट, इंटरटेनमेंट, लग्जरी, पहले एक लग्जरी टैक्स भी होता था। परचेज, टैक्स ऑन लॉटरी, स्टेट सेस, एंट्री टैक्स जिसको ऑक्ट्रे, कई बार हम लोग ये फाइनल अकाउंट्स का सम्स बनाते हैं तो ऑक्ट्रे आता है। ठीक है, जब शिप से सामान आता है तो हम लोग को देना पड़ता है। ठीक है। क्या क्या वर्ड सुनो,
कैरेज इनवर्ड, जब आपका ट्रक से या भेन से नॉर्मली सामान आ रहा है उसको कहते हैं, ठीक है। फ्रेट जब वर्ड यूज होता है तो फ्रेट जब हवाई जहाज से आता है तब, ठीक है। ये जो ऑक्ट्रे है ये जब पानी के द्वारा आता है शिप से तब। टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्स ऑन प्रिंट, ऊपर का जो टैक्स था जो हट चुका है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करता था। और ये नीचे वाला जितना ये सब किसके कंट्रोल में होता था, स्टेट गवर्नमेंट के। जीएसटी आने के बाद भी कौन कौन से टैक्स है जो नहीं हटा है, कस्टम नहीं हटे, स्टैम्प ड्यूटी नहीं हटा। कस्टम क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लगता है, जिसको हम लोग प्यार से एक्जिम कहते हैं। ईएक्स का मतलब एक्सपोर्ट, आईएम का मतलब इंपोर्ट। स्टैम्प ड्यूटी, जो हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस है तो याद रखना, एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे घर जमीन ये सब जो हो गया, इस सब के ऊपर आज भी क्या लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जब हम लोग शेयर्स परचेज सेल करते हैं, डिवेंचर परचेज सेल करते हैं तब लगता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल। इंटरटेनमेंट टैक्स, लोकल बॉडीज, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं हटा है। तंबाकू के ऊपर भी वैट ऑन पेट्रोलियम अल्कोहल। पी टैक्स प्रोफेशनल सैलरी चैप्टर में कहता है ना, पी टैक्स प्रोफेशनल टैक्स, वो नहीं हटा है। प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लेता है, आज भी एलईटी ले रहा है, उसमें कोई रिफॉर्म यानी कि चेंज नहीं आया है। तो ऊपर जितना पड़े वो सब हट चुका है, ये सब अभी भी एज इट इज है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, किन किन चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, अगर कोई सर्विस, ठीक है, यानी कि हम एज ए एम्प्लॉय कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज के ऊपर जीएसटी, कोर्ट में किसी भी काम के लिए जीएसटी नहीं लगेगा, कोर्ट में जीएसटी नहीं लगता है। आप लॉयर को फीस दे रहे हो, ठीक है, या जज को कुछ चीज के लिए भी फीस मतलब नहीं लगेगा, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि भैया श्रीरामपुर कोर्ट के अंदर या बाहर बहुत सारा मान लीजिए रेस्टोरेंट है या बहुत सारा ऐसा चीज है जहाँ पे लोग सामान खरीदते हैं तो जीएसटी का बिल देता है, वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है। वो सब सामान आप ऐसे ऐसे तो हम लोग रेलवे से भी सामान खरीदते हैं, तो मतलब स्टेशन से प्लेटफॉर्म, तो भी तो जीएसटी पे करके ही खरीदते हैं, बात समझे ना। तो वो प्राइवेटाइजेशन है। बाकी ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होगा उसमें क्लियर है। पार्लियामेंट, स्टेट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोई जीएसटी। फ्यूनरल सर्विस, कोई मर मुरा गया, किसी का डेथ हो जाता है, उसके ऊपर कोई मरने का टाइम कपड़ा लकड़ी खरीदते हैं ना, तो उस सबके लिए कोई टैक्स। एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, रीजन क्या है, रीजन इसका ये है कि सब कंट्रोल है स्टेट के हाथ। कुछ स्टेट को अच्छा लगता है तो लीगल करके रखा है, कुछ स्टेट को गलत लगता है तो इलीगल करके रखा है, बात समझा। तो सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर आप वेस्ट बंगाल से कोई सामान भेज रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में, या फिर कोई एक इंडियन बांग्लादेश जाके कोई सामान खरीद रहा है, ठीक है, श्रीलंका, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगी ना, वो तो इंडिया के अंदर आता ही नहीं है, ठीक है। सप्लाई इन कस्टम पोर्ट बिफोर द होम कंजम्पशन, ठीक है। अच्छा, होम कंजम्पशन ऐसे भी याद रखना, टाटा कंपनी टाटा टी बना रहा है दो पर्पस के लिए, एक मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब टाटा टी टी बना रहा है खुद के एम्प्लॉयज के पीने के लिए, ठीक है, तो उसके होम कंजम्पशन है, इसको कैप्टिव कंजम्पशन ही बोलते हैं, तो जनरली इसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। शेड्यूल 3 में बोल चुका है कि 5 तरह का पेट्रोलियम, कितना तरह का, 5 तरह का पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी। अगर जीएसटी रेट कहा जा रहा 5% यानी कि 2.5-2.5% में बटेगा, 12% यानी कि 6-6, 18 यानी कि 28 यानी कि 14-14% में बटेगा। तो स्टार्टिंग का जो देखते हैं इसको हम लोग आईजीएसटी कह सकते हैं, और आईजीएसटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अंदर दिया हुआ है, कोई दिक्कत। स्पेशल रेट ऑन जीएसटी ऑन ज्वेलरी, 3% किस पे लगता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम।
जितना भी ऑर्नामेंट्स होता है सब पे कितना लगता है 3%, लेकिन जो रफ डायमंड होता है उस पे केवल 0 पॉइंट। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है? जैसे कि इनकम टैक्स में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है ना, उसी तरह गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। 4 पॉइंट इसमें क्या क्या है? कंपनसेशन सेल्स सेल बी लिविड ऑन द गुड्स सच एज पान मसाला, तंबाकू, मैन्युफैक्चर तंबाकू, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कोयला, वाटर, वो प्यूरिफाई वाटर पीते हैं ना, उसके ऊपर, लग्जरी कार के ऊपर। दूसरा, इट इज लिविड टू द प्रोवाइड द कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन द अकाउंट। एक स्टेट में अगर कोई इंसान गुटखा या स्मोकिंग उसमें कुछ भी करे, उसके चलते स्टेट को नुकसान हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है इसको बेचो क्योंकि मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है, तो उस स्टेट को भी तो कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। तो ये जो सेस एक्स्ट्रा कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उस स्टेट को दे देता है। बात समझ में आया? तो जो भी उसको लॉस सफर करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में इरादा क्या था कि ये जो लाया जा रहा है सेल, इसको 5 साल के लेकर के आएंगे, ठीक है। 5 साल ऑलमोस्ट हो चुका है, बट अभी तक हटने का बात। जीएसटी कंपनसेशन सेस कितना है? 15%, ठीक है। अच्छा, इट इज लिमिटेड ऑन द एसेसिबल वैल्यू। एसेसिबल वैल्यू मतलब क्या कि अगर मान लो हम कोई 20 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसमें मान लो 15 रुपए का सामान है, 5 रुपए जीएसटी है, ठीक है, 15 पे लगेगा या 20 पे लगेगा? 20 को हम लोग कहते हैं एसेसिबल वैल्यू। क्लियर है बात? 15 रुपए का सामान है, 5 रुपए जीएसटी और 20 रुपए टोटल आ रहा है, तो वो क्या हो गया? एसेसिबल। अच्छा, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े ऑलमोस्ट सेक्शन 1 में लिखा हुआ था, अब सेक्शन 2 का कुछ कुछ, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? जीएसटी सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एक सर्टेन लिमिट है, अगर आपका वो टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा तब आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, उसके पहले ऑप्शनल है। आपका मन है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं मन है तो मत करवाओ। लेकिन वो टर्नओवर निकलेगा कैसे? वो टर्नओवर निकलेगा आपके बिजनेस से जितना भी टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, सारा सप्लाई जोड़ के। दूसरा, जितना भी एग्जम्प्ट सप्लाई हो रहा है, यानी कि ऐसा सामान जिसके ऊपर कोई टैक्स। तीसरा, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इंडिया में, अगर आप कोई सामान बना के बेच रहे हो, जीएसटी लग रहा है, लेकिन अगर उस सामान को आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। इंक्लूडिंग इंटर स्टेट सप्लाई, अगर किसी दूसरे स्टेट में भी आप कुछ सामान बेच रहे हो, ठीक है, सारे सप्लाई को एग्रीगेट करके कैलकुलेट किया जाता है। बस याद रखना है कि जब आप सप्लाई का वैल्यू कैलकुलेट करो, उस वक्त गलती से भी द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज, एक चीज होता है आरसीएम, आगे वाला आज का डिस्कशन में आएगा। आरसीएम इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स। यानी कि अगर हम किसी इंसान को कोई सामान बेच रहे हैं 100 रुपए का, उसमें 10 रुपए जीएसटी है, तो टर्न ओवर निकालने के लिए हम लोग केवल 90 रुपए काउंट करेंगे, करेक्ट। जीएसटी का सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 या क्लॉज 19 में क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड्स क्या है? ऐसा गुड्स जो हम लोग परचेज कर रहे हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर्पस, यानी कि उस गुड्स को हम लोग दोबारा बिजनेस में ही यूज करेंगे। बात समझा? तो एक बिजनेसमैन दो तरह का सामान खरीदता है, एक खरीदता है मार्केट में रीसेल यानी कि बेचने के लिए, एक खरीदता है खुद के बिजनेस में यूज करने के लिए। मान लो कि इलेक्ट्रिक का शॉप है, ठीक है, वो 100 पीस लाइट खरीद के लाया, ठीक है, उसमें से 10 पीस हमने दुकान में लगाएगा और 90 पीस क्या करेगा? सेल कर देगा। तो जो 90 पीस सेल कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन जो बाकी का 10 पीस हम दुकान में यूज कर रहा है, पूरा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी कि वो 1 साल 2 साल 4 साल चल सकता है लाइट। तो वो जो हम लोग का लाइट है वो हो जाएगा कैपिटल गुड्स को, ठीक है। एक वर्ड आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ए पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सच ए सप्लाई मे बी मेड whether a principal or agent or in any other capacity, state or union territory
देयर हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है क्या? कोई इंसान बाहर रहता है और इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, कुंभ का मेला लगा है, कुछ बिजनेस करने आ रहा है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कैजुअल टैक्सेबल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है कि मान लो कोई बंजारा है, बंजारा मतलब जो घूम फिर के बिजनेस करते रहते हैं, उसको कोई फिक्स प्लेस नहीं है। तीसरा, ठीक है, तीसरा एग्जांपल, अमेजोन मान लो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, अमेजोन बाहर है, इंडिया में एक हम ऐसा कंपनी है जो हमको टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, अब बोल रहा है कि मेरा अमेजोन का बिजनेस पूरा तुम इंडिया में संभाल। तो मतलब वो हमारे टेरिटरी में नहीं है, बाहर है, वो मेरा प्रिंसिपल, हम उसके एजेंट है, या किसी भी नाते, कंसाइनर कंसाइनी बोल रहा हूँ, हम उसके बिहाफ में एक्ट कर रहे हैं, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उस व्यक्ति का जीएसटी जमा करवाना। कब से हम लोग सुन रहे हैं कि जीएसटी लगता है गुड्स पे? कौन सा गुड्स? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता। दूसरा, अदर देन मनी पे भी नहीं लगता है जीएसटी, और सिक्योरिटीज पे भी नहीं लगता है। नेक्स्ट, बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास थिंग्स अटैच टू द लैंड। ऐसा कोई भी चीज जो जमीन से अलग किया जा सके। बात समझा? तो ऐसा कोई भी चीज। इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट मीन any goods other than capital goods which are intended to use by the supply in course of the furtherance of business। इनपुट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा सामान, ठीक है, कैपिटल गुड्स को छोड़ के जो बिजनेस में आया और बिजनेस में उसको फिर यूज किया जाएगा, यानी कि उसको बेचा जाएगा। करेक्ट। खरीदा हुआ सामान के ऊपर जब टैक्स लगता है, जब खरीदने को, यानी कि परचेज को हम लोग इनपुट कह रहे हैं, तो इनपुट टैक्स का मतलब क्या? परचेज पे लगने वाला टैक्स, उसको क्या बोलेंगे? इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? परचेज। तो इनपुट टैक्स का मतलब क्या हुआ? परचेज पे लगने वाला। वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? हम 100 रुपए का सामान खरीदे हैं, जिसमें 10 रुपए जीएसटी लगा है, यानी कि मेरे को पड़ गया 110। अब हमें किसी इंसान को, सामने वाले इंसान को बेच रहे हैं, मान लो इसमें कोई भी प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट में बेचेंगे, जैसे हम इसको मान लो बेच रहे हैं 100 रुपए में, लेकिन हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं 12 रुपए। कितना कलेक्ट कर रहे हैं? तो जब हम सामान खरीद के लाए थे तो कितना लिए थे? 110। अब जब सामान बेच रहे तो कितना बेच रहे हैं? 112। गवर्नमेंट बोलेगा कि मंजीत मेरे को 12 रुपए मेरा जीएसटी कर दो, तो हम गवर्नमेंट को याद दिलाएंगे कि जिस वक्त हम सामान खरीदे थे उस वक्त 10 रुपए ऑलरेडी टैक्स क्या कर चुके हैं? पे कर चुके हैं। तो वो 10 रुपए तो आपको नहीं देंगे, हम आपको मात्र बचा हुआ 2 रुपए देंगे। तो जो 10 रुपए का हम लोग बेनिफिट उठा रहे हैं उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट यानी कि परचेज, टैक्स परचेज करते वक्त जो हम लोग टैक्स भरे, उसका बेनिफिट हम अपने अकाउंट में क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। कोई दिक्कत? आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है। आउटपुट का मतलब होता है, जब इनपुट का मतलब परचेज हो रहा है तो आउटपुट का मतलब सेल, और आउटपुट टैक्स का मतलब क्या हो गया? सेल पे लगने वाला टैक्स। जीएसटी किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है? पर्सन। पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश और अंडर द सेंट्रल स्टेट, ठीक है। कोई भी ऐसा, मान लो कोई पार्लियामेंट हुआ, ठीक है, जो कंजम्पशन के लिए कोई सामान खरीद रहा है, एग्जाम्पल समझना, पार्लियामेंट हम बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में जो काम होता है, जो काम मिनिस्टर्स लोग कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन डिबेट जो भी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। बट अगर पार्लियामेंट में सबके लिए नाश्ता गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ना। बात समझा है? तो अच्छा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, भले वो इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो, जैसे एग्जांपल बताया, मान लो अमेजन इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बट फिर भी तो टैक्स पे करेगा ही, और कर रहा है। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है, सोसाइटी, ट्रस्ट, और एवरी आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है? जिसका लीगली कुछ वैल्यू है, ठीक है। एओपी और बीओआई में छोटा सा डिफरेंस है।
एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल समझना। हम मंजीत भैया, ठीक है, और हम ट्वेल्व, एक इंसान हुआ नेचुरल पर्सन, एक इंसान हुआ आर्टिफिशियल पर्सन। हम दोनों मिल करके, ठीक है, कोई चैरिटी का काम कर रहे हैं, या कोई मेला लगा रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉइंट वेंचर। तो एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन लॉ के नजर में। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, कि केवल और केवल जो भी इंसान उसमें जुड़ेगा, नेचुरल पर्सन जुड़ सकता है, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि आपके वर्ड क्या है, आई, आई का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब ही होता है ओनली नेचुरल पर्सन, क्या होता है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी जुड़ सकता है, ठीक है। और बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल नेचुरल पर्सन। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, खाली नीचे वाला लाइन, जहां से आप मेनली अपना ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस करते हो, दूसरा जहां आपका वेयर हाउस है, तीसरा जहां पे अपना अकाउंट्स के हिसाब किताब रखते हो, चौथा अगर आपका ब्रांच या आपका कोई एजेंट है, वो बिजनेस अगर कहीं कर रहा तो। करेक्ट, जैसे कि हम जयश्री टेक्सटाइल का एग्जांपल के लिए रहे, रिश्तरा में है, ठीक है, इसका वेयर हाउस, ठीक है, कोलकाता, 7 लाख 1 में एक वेयर हाउस है, ठीक है। प्लेस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कोलकाता 17 में मान लो, अलग अलग लोकेशन है सब, ठीक है। कोलकाता 17 में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवाता है। और इसका एजेंट यहाँ पे तो छोड़ दो, इंटरनेशनली भी बहुत जगह है, ठीक है। तो सेम मान लो, एक तो इसका ब्रांच मुंबई में है, ठीक है। इस केस में सारा जगह को मिला के क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस। कोई दिक्कत। जीएसटी के नजर में रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब वो पर्सन जो एज पर सेक्शन, अंडर सेक्शन 25 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन लेके रखा है। उसके पास अपना क्या होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर कैसा होता है, अगर कोई भी इंसान जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो जनरली आगे स्टेट कोड, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में तो 19 स्टेट कोड होगा, बीच में आपका पैन कार्ड नंबर, लास्ट में 3 यूनिक डिजिट नंबर रहता है, जिसमें मेनली जेड का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे 1ZQ, ठीक है, 2ZQ, ऐसे। ये होता है हम लोग का जीएसटी नंबर। सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब वो सब चीज होता है, गुड्स को छोड़ दो, मनी को छोड़ दो, सिक्योरिटीज को छोड़ दो, बाकी जो भी चीज बचा, वो सारा चीज सर्विस होता है। तो गुड्स मतलब मटेरियल गुड्स को छोड़ दो, जितना भी मटेरियल गुड्स है, वो सारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, सर्विस में। अच्छा, करेंसी को चेंज करवाना, ठीक है, ये भी एक तरह का सर्विस होता है। और इसके ऊपर भी जब हम फॉरेन एक्सचेंज करवाते हैं ना, डॉलर को इंडियन रुपीज में, इंडियन रुपीज को यूरो में, जिसमें भी करवा, उसमें भी जीएसटी इंक्लूड रहता है। टैक्सेबल पर्सन किसको कहते हैं, ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, ठीक है, लाइबल टू रजिस्टर अंडर 22 और 24। क्या मतलब है, ध्यान समझो। टैक्सेबल पर्सन, ये जरूरी है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन भी हो और पर्सन भी हो, यानी कि पर्सन का भी डेफिनेशन में उसका नाम आता हो, और दूसरा वो रजिस्ट्रेशन भी लिया हो। करेक्ट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है, कि जो इंसान रजिस्टर्ड पर्सन हो वो टैक्सेबल पर्सन हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। हम भी तो पर्सन है, हम जीएसटी नहीं पे करते हैं, रीजन क्या, हम पर्सन तो है बट रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर एक्स है, पर्सन है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, बट कभी उसको टैक्स देने का मौका ही नहीं मिला, टैक्स पे नहीं करता है, तो वो क्या टैक्सेबल पर्सन नहीं हुआ। यानी कि पर्सन है और रजिस्टर्ड पर्सन, बट टैक्सेबल पर्सन। बात समझ आता हूँ। एक मिस्टर वाई है, पर्सन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड भी और टैक्स भी पे करता है, तो क्या हो गया, पर्सन भी हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन भी हुआ और टैक्सेबल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत।
इतना तो सबको समझ में आया, जीएसटी लगता है परचेज और सेल पे। क्लियर आता है। दूसरा चीज भैया, दो चीज होता है, एक आदमी होम कंजम्पशन के लिए कभी जीएसटी नहीं लगता, यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए जीएसटी लगता है। हम अपना फोन इसी तरह एज इट इज किसी स्टूडेंट को, किसी को सेल कर दिए 3,000, 4,000, 5,000 में, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ आए तो, वो एक तरह का कैपिटल, क्योंकि ये एसेट्स है। बात समझ आए तो, हमको क्योंकि मेरा वो बिजनेस नहीं है, फोन बेचना मेरा बिजनेस थोड़ी है, बट ट्यूशन पढ़ा रहे उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है क्योंकि ये मेरा बिजनेस। क्लियर है बात। तो बिजनेस वर्ड बहुत मैटर करता है। तो बिजनेस वर्ड का मतलब क्या है? ट्रेड, कॉमर्स, किसी भी तरह का ट्रेड करो, कॉमर्स करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, किसी प्रोफेशन में रहो, यानी कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अगर वो है बिजनेस, तब आपको, अदरवाइज नहीं। तो इसे तो हर दिवाली मेरी मम्मी कचड़ा वाले को कचड़ा बेचती है, कबाड़ी वाले को कबाड़ी बेचती है, तो क्या वो जीएसटी पे करने लगे? अच्छा, कुछ ऐसा एक्टिविटीज है जिसके ऊपर जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है, भले आपका प्राइमरी सोर्स है, ध्यान से देखना। बैंकिंग, जो बैंक हम लोग को सर्विस देता है उसके ऊपर। दूसरा, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, टर्बिन्स फॉर द एक्सपोर्ट, टर्बिन्स तो छोड़ो, कोई भी ऐसा चीज जब एक्सपोर्ट पर्पज के लिए केवल करो, कि इंडिया में हम सेल ही नहीं करेंगे, बनाएंगे सीधे बाहर, बनाएंगे सीधे बाहर बेचेंगे, नो जीएसटी एक्सपोर्ट। ठीक है। दूसरा, अगर आप किए हो और अपना ऑफिस किए हो, तो आप प्रोफेशनल टैक्स दो, सब दो, जीएसटी का आपके ऊपर कोई चाप आपके ऊपर। क्लियर है? तो सपोज करो कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, अभी नॉर्मल पर्सन है, अपने एक ऑफिस चला रहा था प्राइवेट, सबको कंसल्टेंसी एडवाइस देता था। कल तक उसको सबसे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता था, बट जैसे ही वो क्या सीए बन गया, अगर पास आउट हो गया, ठीक है, तो मिस्टर एक्स अब क्या हो गया, सीए एक्स। अब उस व्यक्ति को जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, आर्टिस्ट अर्निंग इनकम, आर्टिस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है। दूसरा, गैमलिंग, चैरिटेबल हॉस्पिटल में अब क्या गवर्नमेंट जीएसटी देगा? कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल जब फ्री में इलाज हो रहा है तो बोले उससे हमको मतलब नहीं, 1 लाख का इलाज हो, आप पैसा नहीं दे रहे, हमको जीएसटी दो, तो फिर इंडिया से तो सब खत्म ही हो जाएगा। एग्जाम्पल, ये पूरा यूनिट 3 है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग, यूनिट 4, ये हम लोग का यूनिट 4 है, टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। इनकम टैक्स कब लगता है? जब एक इवेंट होता है, इवेंट ही होता है कि जब मेरे पास इनकम आता है। ठीक है, करेक्ट। टैक्स कब लगता है जीएसटी? भैया उसमें भी तो आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि आप सामान बेचिएगा, आपके पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट जीएसटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आए या ना आए, ठीक है, अगर सप्लाई हो रहा है, गुड्स का सप्लाई हो रहा है दो पर्सन के बीच में, वहां पे जीएसटी इन्वॉल्व है, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि क्या रीजन है, कई बार ऐसा होता है कि सामान तो आज सप्लाई हो रहा है, बट उसके ऊपर कलेक्शन जो होगा, यानी कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर 4 साल बाद होगा, तो गवर्नमेंट 4 साल बैठा रहेगा, तब तक तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं भूल जाएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जीएसटी का, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, तो होगा ही नहीं। बस में तो, अच्छा, सप्लाई मतलब ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, कुछ ऐसा वर्ड है जिसको ये लोग सप्लाई के अंदर काउंट करता है, मतलब डिक्शनरी में सप्लाई का मतलब ये सब नहीं लिखा हुआ है, बट जीएसटी इसको मानता है। लीज पे देना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज पे देना सप्लाई माना जाएगा। दूसरा, एक्सचेंज करना, फ्लिपकार्ट से हम लोग फोन ऑन एक्सचेंज करते हैं ना, एक्सचेंज, ठीक है। लाइसेंस, ए परमिशन ग्रांटेड टू एक्सरसाइज अ सर्टेन प्रिविलेज। ठीक है, मान लो किसी चीज का अथॉरिटी हमारे पास है,
और उस अथॉरिटी को हम किसी और को दे रहे हैं। एग्जाम्पल कि मेरे पास एक पेटेंट है, ठीक है, ऐसा पेटेंट है कि हम सर्दी के मौसम में बिना गुठली का आम बना सकते हैं। एग्रीकल्चर पेटेंट है मेरे पास। अभी मेरे को बनाने का मूड नहीं कर रहा, ठीक है, कैटरीना कैफ के बोलने पे माजा कंपनी को ये पावर दे दिए। ये जो लाइसेंस जो मेरे पास है, वो पावर जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। सेल्स में तो कोई गुंजाइश ही नहीं, सेल्स का मतलब ही सप्लाई होता है। डिस्पोजेबल, बहुत सारा ऐसा स्क्रैप होता है जिसको डिस्पोज किया जाता है, और डिस्पोज करने पे भी बहुत सारा बेनिफिट्स होता है, ठीक है। उस पे रेंटल पे, बार्टर सिस्टम, या फिर ट्रांसफर, कोई भी चीज ट्रांसफर करने पे। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस समझ में आ चुका है तुम लोग को? यहाँ से व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट्स, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जो एक्टिविटीज में होना चाहिए, तब हम लोग उसको सप्लाई मान लेंगे, ठीक है, और जीएसटी इंपोर्ट कर देंगे। सबसे पहला इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या बोथ। गुड्स होना चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए, तो बोथ, ठीक है। सप्लाई इज फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब उसके रिटर्न में कुछ भी मिले। बार्टर सिस्टम होगा तो भी जीएसटी एप्लीकेबल है, पढ़े अभी। अगर सामान बेच के पैसा आ रहा तो जीएसटी तो एप्लीकेबल है ही, साथ ही साथ सामान बेच के सामने तो सामान ही दे रहे हैं तो भी जीएसटी। नेक्स्ट, पर्पस क्या होना चाहिए, वो आपका बिजनेस पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट, किस चीज का सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेबल, यानी कि ऐसा चीज का सप्लाई हो जिसके ऊपर जीएसटी इम्पोज, यानी कि जीएसटी लगता हो। अगर हम पेट्रोल सेल कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहल सेल कर रहे हैं तो जीएसटी, सप्लाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जीएसटी उसके ऊपर इम्पोज है ही नहीं। द सप्लाई इज मेड बाई अ टैक्सेबल पर्सन, और ये सप्लाई कौन करता है, टैक्सेबल पर्सन। हम बताए थे कि टैक्सेबल पर्सन का रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है, और रजिस्टर्ड पर्सन का पर्सन होना, क्लियर है, ठीक है। जीएसटी के शेड्यूल 1, इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसमें भले ही आप पैसा ना लो फिर भी गवर्नमेंट जीएसटी मांगेगा, भले आप पैसा ना लो फिर भी गवर्नमेंट जीएसटी, ठीक है। सबसे पहला सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन, किसके बीच में, रिलेटेड पर्सन, उसका डेफिनेशन आएगा नीचे। वेयर द सप्लाई मेड बिटवीन द रिलेटेड पर्सन फॉर इनएडिक्वेट और नो कंसिडरेशन, हम अपना फोन दे दिए तुमसे कंसिडरेशन के नाम पे, या तो 1 रुपया लिए या तो कुछ भी नहीं लिए, उससे मतलब नहीं है। ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, हम सामान सेल करें, मेरा बिजनेस है भाई, पूरा दुनिया को हम फोन बेचते हैं, मेरा वही बिजनेस है, तो फिर हमको उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, आपके पास इंप्लॉय काम करता है, बिल्कुल अच्छा बात है, इंप्लॉय का काम पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। आपके ऑफिस में आपका कंपनी लैपटॉप सेल करता है, एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया थोड़ा, कोई भी कारण, आप वो लैपटॉप उठा के इंप्लॉय को दे दिए, उसको हम सप्लाई मानेंगे, क्योंकि आपका मेन प्राइमरी बिजनेस ही वही है, भले आप इंप्लॉय से पैसा। Import of service by a taxable person from a related person from any of his other establishment outside India. टाटा मोटर्स यहाँ पे भी है, टाटा मोटर्स फॉरेन में भी है, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर होता है, वहां पे भी मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया टेक्निकल, जिसके लिए टेक्निकल एडवाइस लेने के लिए कांटेक्ट किया, लो किससे, फॉरेन वाला अपना ब्रांच, वो आपका रिलेटेड, वो आप ही का तो कंपनी है, बट फिर भी दो अलग अलग कंट्री के बीच में क्या हो रहा है, दूसरा कंट्री आपको क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टेक्निकल सर्विस, आपका एडवाइस दे रहा है, लीगल सर्विस भी हो सकता है, कोई भी, भले आप लोग रिलेटेड पर्सन हो, सबको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो गया, इसके ऊपर हम जीएसटी
परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर आप कोई भी अपना बिजनेस एसेट्स क्या कर रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर। मान लो व्हाइट बोर्ड है, इसको चेंज करके हम डिजिटल बोर्ड ला रहे हैं, ठीक है, और ये 7,000 रुपये आराम से इसको हम 4,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो है तो कैपिटल एसेट्स ना। अब इसको परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, बात समझा, तो भी जीएसटी लगेगा। कोई दिक्कत? यही तो सपोज करो कि कोई मेरे स्टूडेंट ही पढ़ाना स्टार्ट किया, बोला कि भैया हमको व्हाइट बोर्ड आप दे दिए, आपको डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी, और हम टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सब कुछ मेरा है, हमको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। आप है ना दयावान बने हो, गवर्नमेंट थोड़ी बनेगा। रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आता है? ऑफिसर्स, डायरेक्टर ऑफ सेम कंपनी, ठीक है, बिजनेस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टनर, ठीक है। हम लोग कितना ही बात कर ले कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जैसे कि लॉ के नजर में रिलायंस कंपनी खुद में एक इंसान है, रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी नहीं है लॉ के नजर में, बट ये तो हम लोग जानते हैं ना, रिलायंस का सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मुकेश अंबानी की, है कि नहीं? तो एक तरह से दोनों तो पार्टनर ही हुआ ना। रिलायंस किसके लिए दिन पे दिन को ग्रो कर रहा है? मुकेश अंबानी को उसमें फायदा मिल रहा है। मुकेश अंबानी किसके लिए काम कर रहा है? रिलायंस के लिए। बात समझा? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाला कंपनी में 25% शेयर रखता है। मेरा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल 25% शेयर खरीद लिए। बात समझा? तो वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर एक कंपनी या फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, तो भी वो लोग रिलेटेड पर्सन हुआ। कंट्रोल और मैनेजमेंट किसी दूसरे के हाथ में, तो भी रिलेटेड पर्सन हुआ। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक करके कंपनी वो मैनेज करता है, तो कितना सारा कोको कोला वाला सब अलग अलग कंपनी में शेयर खरीदा है। उस कोको कोला कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है उस एसेट्स मैनेजिंग कंपनी का, यानी कि ब्लैक रॉक का। तो वो दोनों क्या हुआ, कोको कोला और ब्लैक रॉक दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का रिलेटेड पर्सन हुआ। उन लोग के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, जीएसटी। द एंटिटीज टुगेदर कंट्रोल अनदर, ठीक है, दो चार एंटिटीज मिल करके किसी एक एंटिटीज को कंट्रोल कर रहा है, मतलब तीन चार बिजनेस मिलके कोई एक बिजनेस संभाल रहा है, या तो कोई एक बिजनेस बहुत सारा बिजनेस संभाल रहा है, टाटा एंड सन्स, टाटा मोटर्स, टाटा आयरन एंड स्टील, ठीक है, टाटा टी, टीसीएस, कितना सारा अपने नीचे ब्रांड चला रहा है, तो सब क्या हो रिलेटेड। और ये तो है, ये है मेंबर ऑफ सेम खानदान, मतलब सेम फैमिली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कितना तरह का सप्लाई होता है, टाइप्स ऑफ सप्लाई। सबसे पहला इनवर्ड सप्लाई, जो हम लोग पढ़ रहे थे इनपुट सप्लाई के नाम से। इनपुट का मतलब क्या था? परचेज। उस परचेज को लोग क्या था? इनवर्ड सप्लाई, मतलब सामान आना। आउटवर्ड सप्लाई, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे आउटपुट, यानी कि सेल। तो इनपुट का मतलब क्या हो गया? परचेज। और आउटपुट का मतलब क्या हो गया? टैक्स ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहला हो गया एग्जाम सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही, जीरो रेटेड। जीएसटी लग रहा है लेकिन रेट क्या है? जीरो। तीसरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब कुछ ऐसा चीज का सप्लाई जिसके ऊपर फिलहाल तो टैक्स नहीं लग रहा, बट फ्यूचर में लोग का मन आएगा तो लोग टैक्स में उसको काउंट कर सकते हैं। और एक तो एक टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, मतलब सिंपल भाषा में देखा जाए तो इन तीनों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और इसके ऊपर जीएसटी, कोई दिक्कत है? तो ध्यान से सुनना इसको कैसे। एक है टैक्सेबल सप्लाई, एक है अनटैक्सेबल सप्लाई। क्या है? एग्जाम में माथा घुमाने के लिए दे देगा अनटैक्सेबल, जिसके अंदर तीन चीज आता है। क्या क्या आता है? एक आ जाता है हम लोग का एग्जाम सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन रेट। एग्जाम के ऊपर मतलब क्या है?
जीएसटी कभी नहीं। ठीक है। इसके बाद जीरो टैक्स रेटेड सप्लाई मतलब जीएसटी है लेकिन 0%। और नॉन टैक्सेबल का मतलब आज नहीं है, कल इम्पोज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं है, कल को इसके ऊपर जीएसटी इम्पोज। अब आता है कॉम्बिनेशन के बेस पे। किसके बेस पे आता है? एक होता है कंपोजिट सप्लाई, एक होता है मिक्स सप्लाई, एक होता है कंटिन्यूअस सप्लाई। ठीक है। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई तो खैर आगे जाकर क्या आएगा। कंटिन्यूअस सप्लाई क्या है? कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, वहां पे कंटिन्यू बेसिस पे क्या, लेबर सप्लाई। हम वहां के कॉन्ट्रैक्टर है, मेरा काम है लेबर सप्लाई करना। एक और कॉन्ट्रैक्टर है जो जितना भी रॉ मटेरियल है, गिट्टी वाले सीमेंट ये सप्लाई कर रहा है। ये हो गया कंटिन्यूअस सप्लाई। कंटिन्यूअस फ्लो पे सप्लाई होते रहता है। कुछ क्लियर है बात? ध्यान रखना, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई भी एक्सप्लेन नहीं करा, आगे आएगा। ठीक है। लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई, एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब क्या होता है? सेम स्टेट। इंटर का मतलब क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या होता है? इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक जो वाटर लेवल है, सी लेवल है, वो इंडिया के अंदर काउंट होता है, मतलब इंडिया का पार्ट है। तो वहां पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। इनवर्ड हो गया, आउटवर्ड हो गया, नॉन टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट, जीरो रेटेड, कंटिन्यूअस सप्लाई। कंपोजिट क्या होता है ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल खाली है, बाइंग ड्राई फ्रूट, ठीक है, गिफ्ट बॉक्स फॉर दिवाली। इट इंक्लूड ड्राई फ्रूट, अ बॉक्स, अ वेपर, बॉक्स, वेपर, ठीक है, कैन नॉट बी सोल्ड इंडिविजुअली विदाउट द मेन कंटेंट विच इज ड्राई फ्रूट। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है नेचुरल बंडल। अब बताओ, लैपटॉप खरीदने जाओगे तो कॉमन है कि लैपटॉप बैग भी उसके संग में। लैपटॉप खरीदने जाओगे, माउस कीबोर्ड उसके संग में, क्लियर है ना? या फिर हम किसी को गिफ्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो लैपटॉप के संग लैपटॉप बैग, माउस कीबोर्ड, हेडफोन वगैरह दे सकते हैं। लैपटॉप के संग, ठीक है, 1 केजी सेव, कौन सा कॉम्बिनेशन? लैपटॉप के संग हल्दीराम प्रभु जी का भुजिया, बर्फी, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो जहां पे नेचुरल बंडल है उसको कहते हैं कंपोजिट। बात समझा है? तो दिक्कत नहीं है। और जहां पे नेचुरल बंडल नहीं है उसको कहते हैं मिक्स्ड। अब बात ध्यान से सुनना। हम्म। नहीं जाएगा आपने। हम एम्प्लॉयर हैं और मेरा 2 एम्प्लॉय है, दोनों को गिफ्ट दे रहे हैं, एम्प्लॉयर, ठीक है, दोनों एम्प्लॉय। एक को क्या दिए हैं? एक बॉक्स पैक करवाया है, ठीक है, उसमें पेंडेंट है, कोट पैंट का कपड़ा है, मिठाई है, ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, एक तो हेडफोन है। अलग अलग प्रोडक्ट है, किसी का किसी से कोई रिश्ता लेना देना है? दूसरा एम्प्लॉय उससे अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उसको दे रहे हैं लैपटॉप, उसके संग लैपटॉप बैग, उसके संग हेडफोन, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, ये सब। तो ये जो हम जबरदस्ती का बंच बना रहे हैं इसको कहते हैं मिक्स, जिसका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो नेचुरली बन सकता है, जिस है, ठीक है, कॉज ए रीजन है, वो हो गया कंपोजिट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एग्जाम में आ सकता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करो नेचर ऑफ सप्लाई, ठीक है, एंड टैक्स लाइबिलिटी। नेचर ऑफ सप्लाई पहचानना और टैक्स लाइबिलिटी एग्जाम में आ सकता है। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है, एज अ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ हेयर ऑयल। ठीक है, एक पैकेज बनाया है जिसमें हेयर ऑयल है, जिसका दाम कितना है, 18%। सनस्क्रीन है, ठीक है, जीएसटी रेट है 28%। ठीक है, शैम्पू है जिसके ऊपर दाम है 28%, हेयर कॉम है 12%। द प्राइस ऑफ पर पैकेज इज 500। सब मिलाकर डब्बा का दाम कितना है, 500 रुपया। This supply would be regarded as a mixed supply since in case of each of the goods in the package have been individual identity and can be supplied separately। इसमें जो भी सामान डाला गया सब तो अलग अलग भी तो बिकता है और बिक सकता है। ये मान लो लैपटॉप नहीं तो कीबोर्ड कोई खरीदेगा नहीं, पहले कीबोर्ड खरीद लेते हैं फिर लैपटॉप का मोटिवेशन आएगा। ऐसा कोई करेगा क्या, पहले माउस खरीद लेते पहले माउस पे हाथ बैठाएंगे उसके, ऐसा तो नहीं होता है ना। बट यहाँ पे तो आप इंडिविजुअली अलग अलग खरीद सकते हैं। इस केस में अब तो अलग अलग सामान है और अलग अलग सामान पे अलग अलग जीएसटी है, इसमें कोई एक मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो इसमें जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा, जरा चेक करो क्या क्या था भैया, यहाँ पे था 18, 28, 28, 12। सबसे ज्यादा जीएसटी रेट कौन सा, 28। पूरा सामान के ऊपर कितना लग जाएगा, लेकिन भैया यहाँ पे तो हेयर कॉम के ऊपर 12 ही लगता था, उससे मतलब नहीं है। कॉम्बो बनाने को कौन बोला था, झुंड में बनाने को कौन बोला था, बनाओगे तो जाओगे, पसंद है तो कितना लगेगा। तो अगर मान लो कि 500 था, टोटल कितना बॉक्सेस था, पैकेज था 10,000, अमाउंट का 28%, यानी कितना टैक्स। कोई दिक्कत। ये देखो, एक्स लिमिटेड सप्लाई टिल लैपटॉप, ठीक है, टू बी लिमिटेड अंडर द इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया, अलग अलग स्टेट में, यानी कि आईजीएसटी लगेगा। ईच लैपटॉप इज सप्लाइड विद विंडो 10 एंड एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड इन लैपटॉप। वो सब उस संघ में सप्लाई कर रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर भी संघ में दे रहा है। लैपटॉप इज गिवन विद लैपटॉप बैग, ईच लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर, ठीक है, कंसोलिडेटेड प्राइस, सारा प्राइस मिला के कितना दे रहा है, 70,000 रुपया। एप्लीकेबल रेट लैपटॉप के ऊपर 18%, विंडो के ऊपर 12%, एमएस ऑफिस 12%, लैपटॉप बैग 5%। पहले बताओ तो ये सब अलग अलग बिक भी सकता है क्या, सबको संग में ही बेचना पड़ेगा। और सबका बिकने का कारण क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप नहीं तो कुछ नहीं। तो जो रेट जीएसटी लैपटॉप पे लगता होगा वही रेट लगेगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पे हायर रेट नहीं ढूंढेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोडक्ट, यानी कि अब ध्यान रखना, जब नेचुरल बंडल नहीं रहता है, यानी कि मिक्स सप्लाई जब रहता है, ठीक है, जब आप जबरदस्ती नेचुरल बंडल बनाने का कोशिश कर रहे हो, उसमें जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी होगा वो लगेगा, जैसा अभी एग्जाम्पल हम लोग पढ़े। लेकिन जब एक दूसरे से रिलेटेड सामान है और उसमें एक प्राइमरी सामान है, लैपटॉप क्या प्राइमरी प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट पे जितना जीएसटी लगता होगा सब पे वही जीएसटी चार्ज कर दो। क्लियर है। लैपटॉप पे कितना बोला था, 18, यहाँ पे कितना लगा है, 18। दूसरा देखो, 20 पैकेट बनाया कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट। लो फिर जबरदस्ती फ्रूट जूस, ठीक है, सब मिला के सिंगल 850 का। सब तो अलग अलग बिक सकता है ना भाई, केक जूस सब। अब देखते हैं हाईएस्ट किसका, 18, 5, 12, 12, 5, 12, 18% लगेगा, जो हाईएस्ट रेट रहेगा। क्लियर है। हम्म। एम ट्रांसफर 1000 डिवेंचर, एम क्या ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ऑफ ए लिमिटेड टू एन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 4.5 लाख। पूछ रहा, बताओ जीएसटी कितना लगेगा, लगेगा भी कि नहीं लगेगा।
जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, डिवेंचर और सिक्योरिटी। डिवेंचर क्या होता है? सिक्योरिटीज में आता है। अंडर जीएसटी लॉ सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स, सिक्योरिटीज ना गुड्स होता ना सर्विस होता, तो जीएसटी क्या है? जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, ओनली लॉटरी बेटिंग गेमलिंग शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है। ऑल द अदर एक्शनेबल क्लेम्स सेल द आउट ऑफ द स्कोप। तुम बोल रहे हो एक्शनेबल क्लेम, कौन सा एक्शनेबल क्लेम? अगर वो एक्शनेबल क्लेम लॉटरी है, बैटिंग है, गेमलिंग है, ये सब है, तब तो ठीक है। अगर इसके अलावा कोई एक्शनेबल क्लेम है, जैसे एग्जांपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, तो भैया उसके ऊपर तो कभी भी किसी को चेक देते हैं तो जीएसटी उसमें इंक्लूड करते हैं क्या? कि देखिए आपको 5,000 रुपये पे करना था, उसका 18% जीएसटी काट के आपको देंगे पैसा, ऐसा थोड़ी होता है गुरु। कोई दिक्कत इसमें? ये क्वेश्चन में आपको पहचानना है। अच्छा, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब केस स्टडी टाइप का, पढ़ के समझ के आपको आंसर देना है, ठीक है। प्रॉब्लम सम्स नहीं है। तो एग्जाम में जो थ्योरी आएगा, साथ साथ ऐसा भी सम्स आएगा जिसको पढ़ के आपको समझ के रिप्लाई खाली करना है। बात समझा? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले ये बताओ कि भैया सप्लाई है या नहीं, ठीक है। एबीसी लिमिटेड ट्रेड ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है, इट इंटेंडेड टू एक्सप्लोर द मार्केट ऑफ द साउथ इन इंडिया, इट डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, ठीक है। हम क्या किए, डिटर्जेंट का बिजनेस स्टार्ट किया और फ्री में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैंपल सबको दे रहे हैं। क्या इसके ऊपर जीएसटी है या नहीं? सप्लाई बाय वे ऑफ फ्री सैंपलिंग इज द सप्लाई फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। कर क्यों रहे हो भैया ये सब काम? बिजनेस बढ़ाने के लिए ना। और तुम फोकट में बांट रहे हो, तुम्हारा मर्जी, हम तो जीएसटी क्लियर है ना। इंडिविजुअल बाई अ कार फॉर पर्सनल यूज एंड आफ्टर अ ईयर सेल इट टू अ कार डीलर, ठीक है। पर्सनल गुड्स कभी भी सप्लाई के अंडर नहीं आता है, ठीक है। बिकॉज द सेल ऑफ द ओल्ड एंड यूज्ड कार बाय एन इंडिविजुअल इज नॉट द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस है क्या? अभी एग्जांपल देते ना, फोन अपने स्टूडेंट को बेचना है, तो फोन बेचना खरीदना मेरा बिजनेस थोड़ी है। तो जब पर्सनल पर्पज के लिए कार खरीद के बाद में बेच दे रहे हैं, क्लियर है? तो उसके ऊपर जीएसटी। सेल ऑफ गोल्ड सिल्वर, ठीक है, बाय अ हाउस होल्ड एंटिटी, द ट्रांजेक्शन इज नॉट a supply sale of goods or service by the household entity to the user, is not the course of the furtherance of business। अब जरा एक चीज समझ लेना, जहां जहां पर्सनल एड्रेस है जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी नहीं लगेगा मतलब का, सोना का सामान खरीदेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा? लगेगा। वहां पे क्या है, हम कंज्यूमर बन चुके हैं। जो भी जीएसटी का भार अब आखिरी हम पे करेंगे, उसका हम अपने पर्सनल पर्पज के लिए कार भी यूज कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स भी यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम खरीदे रहते हैं आगे बेचने के लिए, तो वो फिर मेरा क्या हो जाता, बिजनेस पर्पज हो जाता। तो फिर हम सामने वाले से भी क्या कलेक्ट करते हैं, जीएसटी। बात समझ आता हूँ? तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूज मत होना, ये पूछना एज अ बायर तुमको बताना है कि अगर तुम सामान खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो फिर क्या हो भैया, जीएसटी तुम्हारे ऊपर लगेगा। लेकिन खरीद के अपने यूज के लिए, तो फिर फर्दर तुम किसी से जीएसटी कलेक्ट। जब हम ये फोन खरीदे तब जीएसटी पे किए, तो उस वक्त भैया हम क्या थे, फाइनल कंज्यूमर। अगर हम ये फोन इसी पर्पज के लिए खरीदते कि हमको इसको आगे सेल करना है, मेरा बिजनेस ये रहता, तब तुम सामने से भी जीएसटी देते ना। क्लियर है बात? ये सब मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई का क्वेश्चन है। यूनिट बी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या चीज है? अभी तक अगर जितना पढ़े हैं उसको तीन चार पॉइंट में समराइज किया जाए तो इतना बात है कि भैया जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विस पे। वो भी कब लगता है, जब सप्लाई होता है। बस है। तो सप्लाई में तो एक प्रॉब्लम है। 1 जनवरी को एक इंसान मेरे को ऑर्डर दिया कि 10 केजी चीनी चाहिए। उसका ऑर्डर बना के हम रेडी किए 10 जनवरी को। सामान मेरे पास से निकला है 15 जनवरी को, पहुंचा है 20 जनवरी को, बिल बना है 26 जनवरी को, पेमेंट मिला है कब मेरे को 31 जनवरी को। इतना सारा डेट है, कौन सा सप्लाई का डेट माने? इतना सारा डेट है ना। ऑर्डर दिया उसी दिन माने सप्लाई, कि जिस दिन सामान निकला उस दिन मांगे, या जिस दिन बिल बना उस दिन माने?
या जिन पैसा आ रहा है उस दिन माने, अलग अलग डेट है। क्योंकि छोटा मोटा दुकान में तो इमीडिएट सारा ट्रांजेक्शन हो जाता है, सामान पसंद के सब कुछ। इन जो बड़ा बड़ा जो मेन बिजनेसमैन लोग हैं उन लोग का तो पूरा महीना महीना भर ट्रांजेक्शन चलता है ना। ये तो ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई में सुबह बालू आया था, ठीक है, बिल बंद था, लेकिन दोपहर को फिर बालू आ गया, रात तक रॉड का जरूरत पड़ गया, कल सुबह सीमेंट का कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में, सब सिचुएशन में हम लोग को जानना जरूरी है कि किस टाइम को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई। तो तीन चीज जानना जरूरी है, टाइम, प्लेस और वैल्यू। अभी डिस्कशन है खाली टाइम ऑफ सप्लाई का। देखो सिंपल सा बात है, अगर गुड्स का केस है, किसका केस है, गुड्स का केस है, तो जो नीचे हम बताएंगे उसमें से अर्लियर, जो नीचे दो डेट बताएंगे उसमें से अर्लियर। पहला, बिल किस दिन बना, मतलब अभी जो हम एग्जांपल दिए उसमें बिल बना था 26 जनवरी को, तो मेरे लिए मैटर क्या कर रहा है, 26 जनवरी। ऑर्डर कब मिला, सामान कब गया, सबसे कोई मतलब, बिल कब बना, हो गया। आगे क्या, द लास्ट डेट ऑन विच ही रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई। अगर मान लो सब कुछ हो गया, पैसा वैसा सब मिल गया, अभी तक आप बिल ही नहीं बनाया, ठीक है, तो सेक्शन 31 आपको एक बात बोला है कि सब कुछ हो गया, पेमेंट आ गया, समझ आया, आप बिल नहीं बनाए हो, ठीक है, तो आपको 30 डेज के अंदर बिल बनाना पड़ता है, करेक्ट। तो वो कौन सा डेट होगा जहां से हम लोग 30 डेज काउंट करेंगे, जिस दिन मेरा ट्रांजेक्शन क्लोज हो रहा है, क्या हो रहा है, बस है, तो वहां से 30 डेज ऐड करेंगे और देख लेंगे कि भैया दोनों में से अर्लियर डेट कौन सा है, क्लियर है। तो मान लो मेरा 31 जनवरी को ट्रांजेक्शन क्लोज हो रहा है, उसमें 30 दिन ऐड किए, यानी कि 1 मार्च आ गया, एक और डेट क्या आ गया, 1 मार्च। अब इस दोनों में से अर्लियर डेट कौन सा है बाबू, तो टाइम ऑफ सप्लाई में क्या रखना है, मेनली इनवॉइस, जिस दिन बिल बना है वो वाला डेट, क्लियर है बात। हम्म। क्यों ये बात बोले, एक बार याद देखो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, किस वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इन केस ऑफ द गुड्स द डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द पेमेंट बाय द सप्लाई इज नो लॉन्गर ए क्राइटेरिया। क्या मतलब इसको, ट्रांजेक्शन कब क्लोज होगा, जब सामने वाला हमको पेमेंट कर देगा। कितना केजी चीनी, मान लो 10 टन का चीनी, 10 टन चीनी ऑर्डर किए हैं, एक साल लग जाएगा पेमेंट क्लियर करने में, जनवरी कंप्लीट हुआ, ऑर्डर कंप्लीट हुआ जनवरी में, पेमेंट होगा अगला साल जनवरी, फिर उसमें 30 दिन जोड़ेंगे, तो इस साल का ट्रांजेक्शन पिछले साल तक जाएगा, तो रियलिटी ऑफ लाइफ में कोई पॉइंट बनता ही नहीं। तो गवर्नमेंट बोला कि नहीं नहीं हम पॉइंट बना रहे हैं, जिस दिन सामान का डिलीवरी हो चुका है, इनवॉइस बन चुका है और नहीं भी बना है, 180 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो। कौन ऐसा बिजनेसमैन है जो सामान का पेमेंट 3 महीना के अंदर अंदर या 6 महीना के अंदर अंदर कर देगा। हाँ, अगर मान लो अंबानी अडानी का बात करें, ठीक है, जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू उतना तो उन लोग का परचेज है खाली, तो उन लोग एक बार पेमेंट कर देगा। वो लोग यहाँ पे 1200 करोड़ का सामान ऑर्डर मंगाया है, यहाँ पे बैंक को लोन के लिए अप्लाई किया, लोन देगा तब ना पेमेंट करेगा। अगर प्रैक्टिकल लाइन में देखा तो पेमेंट 180 दिन तो फॉलो होता ही नहीं है। तो ये देखिए एक डेट हम लोग को बचता है, क्या, डेट ऑफ इनवॉइस। और दिमाग में एक चीज याद रखना कि जो भी हम लोग का अर्लियर डेट होगा, तो ढंग से पॉइंट देखे तो दो ही पॉइंट हम लोग को याद रखना है, कि अर्लियर डेट और खास करके भी उसमें डेट ऑफ इनवॉइस, किस दिन इनवॉइस इशू कर रहे हैं। अब आता है एक केस होता है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। खैर ये नीचे पढ़ने को मिलेगा, बट उसके पहले हम यही पे पढ़ा दें फॉरवर्ड चार्ज क्या है, सुनो। ये राम है, ये श्याम है, सीता, राम श्याम सीता, ध्यान रखो। राम एक रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या है, मतलब जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। श्याम भी एक क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। श्याम राम से भी सामान खरीदा है और सीता से भी, सीता एक क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। श्याम राम से भी सामान खरीद रहा, सीता से भी खरीदना, करेक्ट। जब राम से सामान खरीदा, वो खरीदा 100 रुपए का सामान, जिसके ऊपर कितना जीएसटी लगा, 10।
यानी कि श्याम इसको कितना पेमेंट करेगा, 110 रुपया, करेक्ट। और ये टैक्स राम गवर्नमेंट को 10 रुपए क्या करेगा, जमा कर देगा, करेक्ट। इस कंसेप्ट को कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। सीता क्या है, अनरजिस्टर्ड। राम क्या है, सॉरी श्याम क्या है, रजिस्टर्ड। श्याम इससे भी सामान खरीदा कितना, 100 रुपए का, जिसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, 10। टोटल वैल्यू कितना हो गया, 100। लेकिन इस केस में श्याम सीता को केवल कितना रुपए देगा, 100 रुपए। क्यों भैया केवल 100 रुपए देगा, 10 रुपए श्याम खुद अपने हाथ से जाके गवर्नमेंट को जमा करेगा। अब ध्यान से समझना, दोनों केस में श्याम क्या था, बायर था। लेकिन राम वाले में क्या हुआ, वो गवर्नमेंट को जाके जीएसटी जमा, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि नियम यही है, सेलर देगा तो सेलर दे रहा है। बट दूसरा केस में क्या हुआ, श्याम भले ही क्या है, परचेज कर रहा है यानी कि बायर है, बट सीता है क्या, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिसके कारण उसको खुद जाके देना पड़ रहा है टैक्स, यानी कि बायर को। तो ये क्या हो गया, रिवर्स चार्ज, इसको क्या कहेंगे, आरसीएम। तो दो चीज समझ में आ गया, फॉरवर्ड केस और क्लियर है बात। देख लो भैया, अगर फॉरवर्ड केस है और क्या चीज है, सर्विस का, सर्विस, तो क्या क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इशू विद इन 30 डेज। अगर बिल 30 दिन के अंदर बन जा रहा है, तब क्या देंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और किस दिन ऑफ सर्विस, ठीक है, का पेमेंट किया है। कैटेगरीज सुन लो, टाइम ऑफ सप्लाई में कितना कैटेगरीज हो रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई में इसी तरह बढ़ चुका है। पहला बात तो भैया, एक गुड्स का, एक सर्विस का। गुड्स का तो सिंपल था, इनवॉइस, ठीक है, और सेक्शन 31 और जो भी अर्लियर हो। लेकिन जो सर्विस है, सर्विस कुछ अलग ही बात कर रहा है। सर्विस बात कर रहा है कि उसमें सबसे पहले आ जाओ कि तुम आरसीएम हो, ठीक है, कि फॉरवर्ड चार्ज हो। आरसीएम में आते हो कि फॉरवर्ड चार्ज में आते हो, करेक्ट। अगर तुम फॉरवर्ड चार्ज में आते हो, तो देखो कि क्या तुम्हारा बिल 30 दिन के अंदर बन गया है। बिल अगर 30 दिन के अंदर बन गया है, तब कैटेगरी अलग है। तब क्या क्या चीज चेक करना है, जिस दिन बिल बना है, बिल का डेट, यानी कि इनवॉइस का डेट, और साथ ही साथ हम लोग का पेमेंट, इसमें से जो अर्लियर हो। कोई दिक्कत, पेज नंबर कितना है, 25। एक सेकंड, हम यहाँ पे व्हाइट पेज में लिख दे रहे हैं इस चीज को साफ साफ, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं भैया टाइम ऑफ सप्लाई का, तो हम लोग के पास दो चीज है भैया, एक है गुड्स और एक है हमारा। इसमें देखा जाए तो दो डेट है हम लोग का। पहला डेट क्या है, पहला चीज है भैया इनवॉइस, दूसरा है हम लोग को सेक्शन 31। इसमें से जो मेरा पहले पढ़ता हूँ, ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन अगर मेरा सर्विस है, क्या है, सर्विस है, तो देखना होगा आरसीएम कैटेगरीज में आता है या फॉरवर्ड चार्ज में आता है। अगर फॉरवर्ड चार्ज में आता है तो उसमें भी मेरा दो कैटेगरी है। क्या है, कि भैया आपका इनवॉइस, क्या बोलते हैं, इनवॉइस सर्विस के, जिस दिन भी आप सर्विस दिए हो, सर्विस के 30 डेज कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, या कंप्लीट नॉट कंप्लीट, करेक्ट। तो ये केस है। अगर 30 डेज के अंदर आपका बिल बन जा रहा है, तो हम दो चीज चेक करेंगे। कितना चीज चेक करेंगे, दो चीज, क्या क्या चीज है भैया, आपका इनवॉइस का डेट, सॉरी, आपका इनवॉइस डेट, और भैया पेमेंट, और इसमें से जो भी क्या हम लोग का अर्लियर, करेक्ट। अब आते हैं फिर पेज नंबर किस में, 25 में। द टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस, जब सप्लाई हो रहा था सर्विस, इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द 30 दिन, 30 दिन के अंदर बिल ही नहीं बना है भैया, बिल तो बना ही नहीं। द डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, किस दिन आप सर्विस प्रोवाइड किए थे, क्या किए थे, सर्विस प्रोवाइड किए थे, और किस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुआ है।
सर्विस और पे, इस दोनों में से अर्लियर। अब यह थोड़ा सा समझाइए पूरा किस्सा। हम किसी बड़ा सा सैलून में गए हेयर कटिंग करवाने, हमारे रेगुलर जाते हैं, बिजी होने का कारण आज हम सर्विस तो दे दिए, ना हम पेमेंट कर पाए हैं, ठीक है, ना हम अपना बिल उठाए हैं, ठीक है, और ये बात बीते हुए देखो पहले कि 30 दिन हुआ है कि नहीं। अगर 30 दिन हो गया बिल अभी तक बना नहीं है तो इस साइड आ जाओ। सर्विस कब लिए था, आज कितना तारीख है, 14 जनवरी, करेक्ट। और उसका हम पेमेंट कब कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो 22 जनवरी। दोनों में से अर्लियर डेट कौन सा है, बात करता हूँ। गए, मेरे को बिल तो बना के दे दिया था बट हम पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है, बिल तुरंत संग संग बना के दे दिया, 1 से 30 दिन के अंदर मेरे को बिल बना के दे दिया कि सर आप जब भी पेमेंट करें। हम पेमेंट कर रहे हैं फरवरी में, तो बिल बना के कब दे दिया, संग संग या 30 दिन के अंदर दे दिया, बट हम पेमेंट फरवरी में कर रहे हैं। तो भाई जिस टाइम हमको बिल बना के दिया वो टाइम पहले आ रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। गुड्स का हो गया, सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज हो गया, अब सर्विस का कौन सा बचा है, रिवर्स चार्ज। हाँ, रिवर्स चार्ज में देखो, पहले सर्विस का समझ लेते उसके बाद गुड्स में आएंगे। किस दिन भी आप सर्विस दिए हो, सर्विस किस दिन दिए हो, पेमेंट एंटर कब हुआ है बुक में। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग के केस में, बच्चा मान लो कि फोन करके बोला कि भैया आपको फी पे कर दे रहे हैं, ठीक है, बच्चा ठीक है, फी कार्ड पे लिख ली, अकाउंट में तो रिकॉर्ड हो गया, अब वो बेचारा पेमेंट कर रहा है, किसी भी कारण से इनसफिशियंट बैलेंस, नेटवर्क, किसी भी रीजन से पेमेंट आया ही नहीं, एंट्री तो हो गया ना सर, पेमेंट तो अभी तक आया, तो वो हो गया एक एंट्री, कब आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बच्चा हमको पहले पैसा दे दिया हो, हम एंट्री 1 हफ्ता बाद कर रहे हैं, तो हो सकता है ना पेमेंट और एंट्री का डेटा अलग अलग। नहीं, पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, ठीक है, कब पेमेंट डेबिट हो रहा है। अब डेबिट का तुम जो भी मीनिंग निकालो, सामने वाला जो पेमेंट कर रहा है उसके अकाउंट से डेबिट, या मेरे पास भी तो पैसा आ रहा है तो पैसा आता है तो डेबिट होता है, भले बैंक उसको क्रेडिट लिख के भेजता है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अगर ये सब कुछ भी नहीं आपको पता तो सिंपल सा क्या दे दो, 60 डेज इशू ऑफ इनवॉइस। कितना सारा पॉइंट है टोटल, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है। पहला क्या है, किस दिन आप सर्विस इंजॉय किए थे, दूसरा क्या है, किस दिन आप पेमेंट अपने बुक में लिखे थे, तीसरा पेमेंट कब बैंक अकाउंट में आया था, और नहीं तो फिर 60 दिन। चार, आरसीएम का केस क्या हो जा रहा है, भैया सर्विस किस दिन मिला था, पेमेंट रिकॉर्ड कब हुआ था, अकाउंट्स में रिकॉर्ड कब हुआ था, पेमेंट रिकॉर्ड। नेक्स्ट भैया पेमेंट रिसीव कब हुआ, नेक्स्ट क्या था, सब कुछ नहीं है, तो 60 डेज इनवॉइस से। अब इसके बीच में क्या देखना, अर्लियर, और नहीं कुछ है तो फिर 60 दिन मान के बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल है देख लो, डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉरवर्ड चार्ज का केस है। मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रवि वर्थ रुपीज 5 लाख, द इनवॉइस, इनवॉइस कब बना है, 15 नवंबर, इनवॉइस कब बना है, द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31st, द गुड्स वर सप्लाइड 20 नवंबर। क्या क्या है, इनवॉइस कब बना, 14 तारीख, सामान निकला कब, 20 तारीख। अब जाहिर सी बात है डेट ऑफ इनवॉइस पहले से बात है, और अर्लियर डेट 15। कोई दिक्कत। ये सारा भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इसको पढ़ लेना है, ठीक है।
ये तो बात हुआ टाइम ऑफ सप्लाई। अब आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तीन चीज पढ़ना था, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, सॉरी वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। हम पानी का बोतल खरीदे, ठीक है, बंगाल में, ट्रेन जाके पकड़े झारखंड में, ठीक है, पानी बेचे बिहार में, इंसान, ठीक है, उतरा है यूपी में, फिर वहां से एयरपोर्ट में पानी नहीं पूरा पीने की बोतल अपने पास ही रखा, फेंका नहीं है, दिल्ली में जाके बोतल फेंक रहा है फ्लाइट पकड़ के। अब बताओ कौन सा प्लेस है। हम पानी कहाँ खरीदे, बंगाल, ट्रेन में लेके चढ़े कहाँ बेचने, झारखंड, सामने वाला खरीदा कहाँ, बिहार, उतरा कहाँ, यूपी, पी के पानी कहाँ खत्म किया, यूपी कर चुका है, लेकिन बॉटल जाके कहाँ डिस्पोज ऑफ किया। अब लोग प्लेस ऑफ, क्लियर है तो। While determining the review of tax based on the supply, ठीक है, based on place of supply, two things are considered, दो चीज आपको कंसिडर करना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर। अब बात मन में ये भी आता है कि भाई इतना चीज जानना जरूरी क्यों है। अगर मान लो ये चीज नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो दो चीज भैया एकदम ध्यान में रखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर रहने वाला कहाँ से, उसका लोकेशन है, सामान जो सप्लाई कर रहा है, दूसरा कहाँ सप्लाई कर रहा है। सिंपल करें अगर इसको तो ऐसे, हम कलकत्ता में है, कलकत्ता का इंसान है, कलकत्ता में ही सप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात, कलकत्ता में, सेम स्टेट हो गया। अगर हम कलकत्ता में भेज रहे सामान मुंबई, तो अलग अलग स्टेट हो गया। बट कई बार ये चीज टफ कब हो जाता है, जैसा हम एग्जाम्पल दिए, उस केस में टफ हो जाता है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करना है, बात समझा, तो उसका रिप्लाई ये चैप्टर देगा। देखो कितना केस बनाया है, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और रेसिपिएंट, ठीक है, और बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है, लोकेशन ऑफ द गुड्स वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो सबसे पहले बात तो जान लो, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। सबसे पहले तो सिंपल सा बात है कि अगर आपको कुछ नहीं पता सामान कहाँ जाना नहीं जाना क्या, तो सिंपल सा बात है ना, जहां से गुड्स टर्मिनेट हुआ है, मतलब निकला है डिलीवरी के लिए, जाने के लिए, उसी जगह को मान लो, बात समझ आया। तो दूसरा, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सेलर टू अ रेसिपिएंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। ये क्या केस है, इंटरेस्टिंग केस है। मान लो हमारी सिस्टर का एक जॉब लग गया बेंगलोर में, हम बिजनेस पर्पज पे, ठीक है, एक लैपटॉप खरीदे, ठीक है, यहाँ से बैठे बैठे मुंबई में लैपटॉप खरीद रहे हैं, और लैपटॉप डिलीवर हो रहा है बेंगलोर में, हम कहाँ से बुक कर रहे हैं, कोलकाता, सामान है कहाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सामान डिलीवर हो रहा है बेंगलोर, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये अलग अलग स्टेट है। बट प्रॉब्लम एक है कि जब इसमें IGST लगेगा, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि किस दो स्टेट में टैक्स बटे, तो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करे कि टैक्स किस में बांटे। कंफ्यूजन है ना, क्योंकि हम तो पेमेंट हम कर, सब हम कर रहे हैं, और रहा बात सप्लाई, तो बेंगलोर में हो रहा है, खरीदा कहीं और से जा रहा है। कंफ्यूजन, इसका क्या जवाब दे रहे देखो, it is assumed that the third person has received the goods and the place of supply of such goods will be the principal place of business of third person। यानी कि जो थर्ड पर्सन, जो कोलकाता में बैठ के आपको ऑर्डर दिया था कि उस व्यक्ति के पास सामान, वो प्लेस माना जाएगा, भले सामान कहीं पे भी, क्लियर है तो। लेकिन ये बात केवल इंडिया के लिए है, जहां इंडिया के बाहर हुआ तो बात चेंज हो जाएगी, बात समझ था। दो इंटरेस्टिंग केस, मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा ही नहीं, फिर भी उसको सप्लाई मानना पड़ेगा, क्या क्या है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय द सप्लायर और बाय द रिसिपिएंट। मतलब क्या, हम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा क्लासरूम कोई बच्चा खरीद रहा है, तो हम बेंच ऑन साइड कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि भैया बेंच और बोर्ड सब रहने दिए, सब तो मूवेबल गुड्स है ना, तो गुड्स मूव हुआ एक जगह से, मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो ही नहीं रहा, जहां का गुड्स वहीं पे गुड्स पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन में क्या किया जाए, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो सामान कहाँ है, रिश्वड़ा में, डिलीवर कहाँ हो रहा है, रिश्वड़ा में, और ये दोनों जगह रिश्वड़ा अलग अलग है क्या, कहाँ पे, हुगली, हुगली कहाँ है, वेस्ट बंगाल,
तो बात खत्म, क्या लगेगा फिर? CGST LGST, ठीक है। गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल्ड एट साइट। कई बार क्या होता है ना कि सामान आता है और एक ही जगह इंस्टॉल्ड होता है, जैसे कि एक वर्ड है सेंट्रलाइज एसी। बड़ा बड़ा मॉल वगैरह में क्या लगा रहता है? सेंट्रलाइज एसी। ठीक है, कोई बड़ा रेस्टोरेंट में भी जाओ सेंट्रलाइज। तो वो ऐसा नहीं होता कि एसी खरीद के आता है और फिट कर दिया जाता है जैसा हमारे घर में। अलग अलग जगह से इक्विपमेंट्स पार्ट्स आता है और तब वहां बैठ के असेंबल किया जाता है। तो अब ढंग से देखो तो एसी तो एसी था ही नहीं, वो तो अलग अलग पार्ट्स था, बट आके तो यहाँ असेंबल हो रहा है ना। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल, हम एक मान लो प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर मंगाए हैं, प्रिंटर। वो प्रिंटर आ रहा है जापान से, बट वो प्रिंटर तब तक बेकार है, ठीक है, जब तक उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। और वो सॉफ्टवेयर आ रहा है अमेरिका से, ठीक है, उस पर एक लेजर राइट चाहिए हमको, ठीक है, वो देगा चाइना। तो सब अलग अलग जगह से मंगा के हम जगह असेंबल करेंगे तब ना प्रिंटर प्रिंटर का। ये तो प्रिंटर किसी काम का ना हमारे। इस केस में क्या होगा? जहां पे सामान इंस्टॉल हो रहा है वही जगह को मान लिया जाएगा। अगर वो इंस्टॉल कहाँ पे हो रहा है, कोलकाता रिश्ता कहीं पे भी, तो वेस्ट बंगाल में मान लिया जाएगा। ठीक है। खास करके मेट्रो, जितना भी मेट्रोज बनता है ना उसके लिए है। मेट्रोज में सेंट्रल एसी रखता है, और मेट्रो बनाने का काम बहुत हद तक प्राइवेट कंपनीज करता है, तो गवर्नमेंट उसे जीएसटी देने के लिए फंडा। कोई दिक्कत? गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, ठीक है, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर ऑलवेज आईजीएसटी। जब अलग अलग स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो क्या लग रहा है? आईजीएसटी। तो दूसरे देश से सामान मंगाएंगे तो भी तो आईजीएसटी लगेगा ना। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, लोकेशन आउटसाइड, एक्सपोर्ट आर एग्जम्प्टेड। मतलब इंडिया से सामान अगर बाहर जाएगा तो जीएसटी का तो चर्चा ही नहीं करना। कोई दिक्कत? ये सारे एग्जाम्पल है। लास्ट टॉपिक, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, अब क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जरा वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंफ्यूजन क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंफ्यूजन ये है कि मान लो मिस्टर राम सबको एक सामान बेचते हैं, ठीक है, और वो सामान का नाम है 100 रुपए। लेकिन हम उनसे बोले ना कि देखिए मेरे घर सामान ऐसे नहीं आना चाहिए, मेरे घर कम से कम 20-25 आदमी ढोल ताशा पूरा बाजा बाजा के साथ, मेरा बाइक है, मान लो रॉयल इनफील्ड बाइक है, उसके साथ पूरा डिलीवरी होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीजें जो हम उसको बोल रहे हैं मेरे लिए सर्व करेगा, हाँ या ना? ठीक है। वो नॉर्मली वो किसी को भी सामान ऐसे सुनिए मेरे को पता नहीं, मेरा बाइक में एक तो छत्ता लगा होना चाहिए, हमको बारिश में नहीं भीगना। वो बोले सर कार खरीद लीजिए, हमें नहीं नहीं बाइक ही चाहिए, चेहरा तो दिखना चाहिए ना कौन बैठा है। ये भी एडिशनल बात है। बस में आता, सबको नॉर्मली कार बाइक मिल जाता है। हम एकमात्र इंसान ऐसा है जो बाहर से आए हैं रॉयल इनफील्ड परचेज करना, और यहाँ से बाइक चला के अमेरिका जाएंगे। बहुत लोग जाता है। गवर्नमेंट हमको स्पेशल सब्सिडी देना चाह रहा है, उस केस में क्या होगा? वो सब्सिडी का पैसा जोड़ के या छोड़ के कैसे टैक्स चार्ज करे? इस वजह से क्या निकालना जरूरी है हम लोग को? वैल्यू ऑफ। करेंटली जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। आज के डेट में देखा जाए तो जीएसटी सिंपल सा ट्रांजेक्शन वैल्यू पे लगता है। ट्रांजेक्शन वैल्यू इज अ प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज। सिंपल सा जो सामान का नाम होता है उस पे लगता है। प्राइस इज द ओनली सोल कंसिडरेशन। द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी शैल बी इंक्लूड। क्या क्या चीज इंक्लूड होगा ना होगा? एनी टैक्स ड्यूटी सेस फीस चार्जेस, ठीक है, अंडर एनी एक्ट एक्सेप्ट जीएसटी। मतलब क्या? हमारे रिश्ता में हमारा अलग एक नया कानून बनाया गया, रिश्ता म्यूनसिपलिटी बनाया कि जीएसटी वीएसटी सब बाद में। जो भी सामान, ठीक है, या दर्जी कोई टेलर भी अगर कपड़ा बना रहा है यहाँ पे, और मान लो एक शर्ट सिलने का 200 रुपये ले रहा है, तो उसको 20 रुपया हम अलग से लेंगे। तो वो भी तो एक तरह का टैक्स हुआ, और वो टैक्स जीएसटी में नहीं आता है। तो जब सामने वाला हमको जीएसटी पे करेगा, तो मान लो 200 में शर्ट बनता था और 220 रुपया अलग से ले रहा है, तो 200 पे जीएसटी दिया जाए 220, तो डाउट क्लियर है। वो जो 20 रुपया लग रहा है म्यूनसिपलिटी दे रहा है, जीएसटी अथॉरिटी तो दे नहीं रहा है, उस 20 रुपये पे भी टैक्स लगेगा। करेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा,
any amount that the supplier is liable to pay which has been incurred by the recipient and is not included in the price। कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी है पे करना, ठीक है, which has been included by the recipient is not included in the price। बिजनेस करने के लिए हम लोग डिवेंचर लेते हैं, लोन लेते हैं, अब लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो सब इंटरेस्ट हम अपनी जेब से देंगे? तो बिजनेस भी हम करें, सामान भी हम, उसका इंटरेस्ट तो हम ही दें? मूर्ख दिख रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्ट का पैसा है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, हम कंज्यूमर से चार्ज, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज है जो मेरा लाइबिलिटी, अगर हम उससे चार्ज करें तो उसको जोड़ करके भैया, क्या दिक्कत है? The value will include all the incidental expenses in relation to sale। हम सामान इंपोर्ट करवाए हैं, मशीन जिसका दाम था 1 लाख रुपए, इंपोर्ट का खर्चा लगा है 10,000 रुपए, वहां से इंपोर्ट होने के बाद मेरे घर आने में खर्चा लग गया 20,000, तो कितना पे टैक्स दें? 1 लाख पे 1,10,000 पे 1,30,000, मतलब सब पे जोड़ के दो, क्योंकि ना वो सामान आता ना ये सब खर्चा होता, सारा सामान आया सारा खर्चा हुआ, टैक्स जोड़ के देना पड़ेगा। सब्सिडी का पैसा माफ हो जाएगा, सब्सिडी का पैसा माफ हो जाएगा, लेकिन वो सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी लिंक तो गवर्नमेंट सब्सिडी होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रहा है तब तो ठीक है, और कोई सब्सिडी दे रहा है तब नहीं। एग्जाम्पल बता दे, सब्सिडी को कैशबैक भी दे दो, ठीक है। अगर मान लो हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं जो गवर्नमेंट कह रहा है कि खरीदो, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहीं से भी खरीदो, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, तो सब्सिडी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो बोल रहा है कि मेरा सामान खरीदो, आपको 1,000 रुपए के सामान पे 100 रुपए का कैशबैक, अभी चला है ना, चिप्स उप्स कुड़कुड़े वगैरह मिल रहा है, उसपे 10 का 10 पूरा कैशबैक मिल जाना, वो भी तो एक तरह से सब्सिडी है ना। बट ऐसा थोड़ी कि सब लोग जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, बट वही सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देता तो फिर जीएसटी, तब तुम लोग को कितना पे करना पड़ता है? 4 रुपए 35 पैसा, जीएसटी ही नहीं लगता। बात समझा? तो इन कुड़कुड़े गवर्नमेंट नहीं बनाता है, गवर्नमेंट खाली भूखा बनाता है। मिसेस कार वाला लिमिटेड सेल द कार वर्थ रुपीज 4 लाख, किसको? बी ऑटो, दे इनकर्ड पैकेजिंग चार्ज, उसको पैकिंग कराने का खर्चा 5,000 लगा है। दे प्रोवाइड a discount of 1% on the price a part of दिवाली स्कीम, डिस्काउंट डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। जीएसटी लगेगा 18%। अब बता, 4,05,000 रुपये लगेगा कि 4,05,000 रुपये 1% डिस्काउंट माइनस करके, तो हम लोग जो जो पॉइंट पढ़े हैं उसके बेसिस पे देखते हैं। पैकेजिंग लेस 1% डिस्काउंट ऑन, कोई दिक्कत? ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना हो गया? 4,01,000, कोई दिक्कत है? अब उसके ऊपर हमारा जीएसटी लगेगा। अब एग्जाम में पता है क्या बोल के कंफ्यूज करेगा, ये भी सुनो। ये जो दिवाली का 1% डिस्काउंट दे रहे, कौन दे रहा है? खुद कार वाला बी को दे रहा है, करेक्ट। और तुम लोग जो कुड़कुड़े में जो मिल रहा है, कुड़कुड़े कंपनी कुड़कुड़े बना रहा है, कैशबैक क्या कुड़कुड़े दे रहा है? नहीं, कैशबैक कौन दे रहा है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये लोग दे रहा है ना। तो थर्ड पार्टी से कैशबैक आ रहा है, बस समझ आता है, यहाँ पे खुद डिस्काउंट मिल रहा है, क्लियर है बात? एग्जाम में अगर कंफ्यूज करेगी कि थर्ड पार्टी डिस्काउंट दे रहा है तो क्या करना, तो डिस्काउंट माइनस से नहीं करना। एक बार ये देखो, सामान का दाम है 10 लाख, टैक्स बाई लोकल म्यूनिसिपैलिटी ऐड होगा, सीजीएसटी एस जीएसटी तो एकदम लास्ट का बात है, ठीक है। पैकेज चार्जेस ये भी ऐड होगा, कैश डिस्काउंट मिल रहा है लिस्ट प्राइस में, हाँ भैया कैश डिस्काउंट, कोई थर्ड पार्टी तो दे नहीं रहा है, बिल्कुल काउंट होगा। सब्सिडी मिल रहा है 40,000 का, जो कि किससे मिल रहा है? एनजीओ से मिल रहा है, ना ना ना, एनजीओ दे रहा है तो सब्सिडी माइनस थर्ड पार्टी हो गया ना, गवर्नमेंट देता तो माइनस। रिवर्स चार्ज बता चुके हैं,
फॉरवर्ड चार्ज हो चुका है और डिफरेंस जितना जीएसटी बताए हैं इससे ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं आएगा, पूरा थ्योरी जीएसटी का कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट जब भी होगा जीएसटी का कौन कौन सा सम्स इसमें से देगा, दो ऐसा सेक्टर है जो सम देगा। टोटल वैरायटी बात करें तो तीन तरह का वैरायटी सम देने का, एक जो ट्रांजेक्शन वैल्यू का सम देखे वो, दूसरा आईजीएसटी जीएसटी सेटअप करने वाला सम, और तीसरा क्वेश्चन कई बार ऐसे देता है कि एक्स मुंबई से सामान मंगाया, दिल्ली में सामान बेचा है, ठीक है, तो तुम इनपुट और आउटपुट टैक्स निकालो। तो तीन कैटेगरीज का सम, तो नेक्स्ट जब क्लास होगा वो तीनों तरह का सम सेक्शन हो जाएगा, और कुछ नहीं। क्लियर?